नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और आज शनिवार है और मैं हूं आंचल। देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर है आपका अपना पसंदीदा शो न्यूज पंच, जहां इस कार्यक्रम के जरिए हम सत्य और तथ्य को पहुंचाते हैं आप तक। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो बात करेंगे कर्नाटक में सियासी ब्रेकफास्ट को लेकर कि आखिरकार सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जो ऑल इज नॉट वेल है वो क्या ठीक हो पाएगा इस ब्रेकफास्ट के जरिए। करेंगे इस पूरी खबर पर विस्तार के साथ चर्चा। रुक करते हैं अपनी दूसरी टॉप लाइन का, जहां श्रीलंका में जहां तबाही है और अलर्ट पर भारत है और वजह है दितवा। आखिर किस तरह की एसओपी अपना रही है वहां की सरकारें, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात होगी पड़ोसी देश पाकिस्तान की, क्योंकि अब पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं उनकी खैर नहीं, और ऐसा क्यों कहा गया इमरान खान की बहन के द्वारा, ये भी बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं पहली टॉप लाइन यानी कर्नाटक को लेकर। तो कर्नाटक का नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कर्नाटक में जो पावर शेयरिंग है उसे लेकर तनाव है। अब इस बीच अगर बात की जाए तो राजधानी बेंगलुरु में हाई प्रोफाइल ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आमने सामने हैं और बातचीत होनी है सत्ता की साझेदारी को लेकर। और इससे पहले अगर हम शुक्रवार की बात करें तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कहा था कि हाईकमान जो भी फैसला करेगा उसका पालन किया जाएगा, और ये भी बताया कि पार्टी का जो नेतृत्व है उन्होंने और शिव कुमार के साथ अगर बात की जाए तो आज की बैठक की बात सामने आ रही थी, और इसे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि आखिरकार क्या ये गतिरोध खत्म हो पाएगा, तो रास्ते तलाशे जा पाएंगे या नहीं। तो अहम सवाल ये कि इस ब्रेकफास्ट मीटिंग पर बात बनेगी, कोई ऐसी डील जिस पर जो पेच फंसा हुआ है, यानी कि एक कौन सा फॉर्मूला निकाला जाएगा कि आखिरकार ये बात बनती हुई नजर आए। तो आइए समझते हैं इस पूरे मामले को ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि किस्सा यहां पर किसका है? किस्सा यहां है कुर्सी का। तो कर्नाटक में कुर्सी की जंग, मुझे याद है 2023 में जब बड़ी, आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के जरिए, दोनों की नजरें कुर्सी को देख रही हैं। और कुछ ऐसा ही तब हुआ था जब 2023 में चुनाव जीत कर आए थे। तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच खींचतान उनकी नजरों में भी नजर आ रही है। और 2023 की वो ये जीत जो है ना, वो सत्ता के संघर्ष में बदली। डीके शिव कुमार ने मई 2023 में छोड़ा था सीएम पद का दावा। खास तौर पर अगर देखा जाए तो डीके शिव कुमार ने कहा था कि मेरी जो ताकत है वो मेरे खुद के जो 140 विधायक हैं। साथ ही वीरप्पा मोइली ने भी एक, अगर हम शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं तो उस पर अपना घड़ा फोड़ा, और मौजूदा संकट जो है उसमें लापरवाही और अनदेखी का कह सकते हैं आरोप लगाया गया, क्योंकि लीडरशिप को जो जरूरत अगर पड़ती है, यानी कि जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पद छोड़ देना चाहिए। अब ऐसे में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं एन वीरप्पा मोइली, उन्होंने मौजूदा जो कांग्रेस लीडरशिप है उस पर निशाना साधा है। पहले वो सुनवाते हैं, फिर विवाद की जड़ क्या रही उसके बारे में आपको बताएंगे। Leaders here of the Congress party who are in the responsible position, and also our high command representative, whoever it may be, I think they should have foreseen some of these developments. It's not a sudden development. This is a development which is ongoing development last 6 years. So, I mean, last 2.5 years. Conducive situation for the Congress party in Karnataka is being, destroyed. Congress leadership should step down, and, all difficulties, people who are in charge of the states, they should brief from time to time, what is the situation here. But that is not being done. There is nobody is made accountable. इन दोनों बयानों को अगर देखें तो जो सेंट्रल लीडरशिप है वो डिसेंटर हो चुकी है। ग्राफिक्स रोकिए जरा एक मिनट, पहले इसे समअप करना जरूरी है। और साथ ही साथ जो दूसरा बयान उन्होंने कहा कि गजब भयो रामा, यानी कि अगर अब इससे ज्यादा देर की तो मुश्किल में आ जाएगी हाईकमान। अब समझते हैं कि आखिरकार ये जो इस पूरा ये जो विवाद है, इस विवाद की जड़ है क्या।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आला कमान की मौजूदगी में ये डील हुई थी जब 2023 में चुनाव जीती थी पार्टी कि 2.5 साल सिद्धारमैया और 2.5 साल डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। नवंबर 2025 में सरकार का आधा जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया। अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, अपना वचन निभाइए, और अपना वचन निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि जुबान की कीमत होती है। वहीं मुख्यमंत्री ने हाईकमान को सौंपा है जिम्मा और साफ तौर पर कहा कि भाई हाईकमान जो कहेगा मैं उसी को मानूंगा। ऐसे में सिद्धारमैया का क्या इस पर कहना है, पहले वो समझाते हैं आपको। High told Mr. D.K. Shivkumar also that we should meet and discuss. My stand is, whatever High Command says, I will go by it. अच्छा, ऐसे में मुझे सलमान खान की फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन अगर डीके सीएम नहीं बनते तो क्या, यानी कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता, हालांकि ये जो फैसला लिया गया था कि भाई 2.5 साल पर जो ये पद है इस पद पर आसीन रहेंगे और दोनों को मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का, तो बगावत के सुर कितनी बड़ी तान छेड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में पार्टी हाईकमान की मुश्किलें बढ़ेंगी। सिद्धारमैया अगर हटते हैं तो क्या होगा, ओबीसी का वोट बैंक, यानी कि जो आइडियोलॉजिकल अप्रोच लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं उसको धक्का लगता है। डीके के जो आक्रामक तेवर हैं और जो कांग्रेस की डिले स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। वो लग रहा है कि चलिए अगर हम ज्यादा अभी इसको मुद्दे को तूल ना दे और निर्णायक फैसला लेने से कांग्रेस जो हाई कमान है, आला कमान है, वो डर रही है। तो आइए सीधे ज्योति का रुख करते हैं और समझते हैं। ज्योति, जो कुर्सी का किस्सा है और कर्नाटक का नाटक है, इससे पर्दा कब तक गिरेगा? क्योंकि इस ब्रेकफास्ट टेबल पर मुझे लगता नहीं है कि जिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात की जा रही है या कुछ ऐसा कॉमन सेंसेस निकल कर आएगा कि डीके शिव कुमार के चेहरे पर आएगी मुस्कान। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा नवंबर 20 जब से हुआ कर्नाटक कांग्रेस की 2.5 साल पूरा हुआ है, तब से लेकर अब तक एक खींचतानी जारी हुई है। तो हाईकमान को भी ये एक विचार है, सरदर्द बन चुका है। तो इसलिए हाईकमान ने खुद सीएम सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिव कुमार को ये ऑप्शन दिया है कि आप आपस में बैठ लीजिए और सुलझा दीजिए, क्योंकि बहुत दिन हुआ, खींचतानी बहुत हो रही है। इसी मामले को लेकर बीजेपी की विरोध पक्ष नायक आर अशोक जी ने कहा है कि ये कोई ब्रेकफास्ट मीटिंग नहीं है, एक ब्रेक मीटिंग है। यहाँ पे इडली भी नहीं होगा, डोसा भी नहीं होगा, दोनों लोग आपस में झगड़ते रहेंगे सत्ता के लिए। या एक पर सीएम सिद्धरामैया और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, दोनों भी झगड़ते रहेंगे। तो बहुत दिनों से ये चल रही है खींचतानी। एक तरफ सीएम सिद्धरामैया की सपोर्टर्स कहते हैं कि ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, दूसरी तरफ डीसीएम डीके शिव कुमार की सपोर्टर्स जो दिल्ली परेड लगा रहे हैं बैक टू बैक, वो कह रहे हैं कि जो 4 दीवारों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत आपको पावर शिफ्ट करना ही चाहिए। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी यहाँ पे आए थे, 3 दिन 4 दिन यहाँ पे रुके थे, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज देखकर ये नजर आ रहा था कि वो भी हेल्पलेस है। वो ही खुद कह रहे थे कि हाईकमान डिसीजन लेगा, खुद डिस्पाइट ऑफ एआईसीसी प्रेसिडेंट। लेकिन अभी जो बातें हो रही है, पहले सिद्धरामैया कह रहे थे कि उनका जो बदल ही रहा है। पहले वो कह रहे थे कि जो शासक का, विधायक का सपोर्ट होगा वो ही सीएम बनकर रहेंगे और मैं ही 5 साल तक सीएम बन के रहूंगा। लेकिन बहुत दिनों से ये खींचतानी चल रही है ना, उस दिन से उन्होंने वो कह रहा है कि हाईकमान का डिसीजन ही फाइनल है, अंतिम निर्णय है। लेकिन क्योंकि ज्योति, हम लगातार हाईकमान की बात कर रहे हैं, लेकिन कमान से तीर निकाले तो सही हाईकमान, क्योंकि जिस पॉलिटिकल अप्रोच के साथ राहुल गांधी आते हैं वो कहीं ना कहीं सिद्धारमैया को बहुत सपोर्ट करती है। और ऐसे में कई ऐसे कानूनी जो केस हैं जिनमें फंसे हुए हैं डीके शिव कुमार, ऐसे में क्या पार्टी में भी फूट का डर है? ऑब्वियसली अगर हम देखें तो राहुल गांधी का फुल सपोर्ट सीएम सिद्धरामैया के लिए ये राजनीति में सुनने में आ रहा है, और सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के बहुत करीब है डीके शिव कुमार। तो इसलिए उन्हें डिसीजन लेने में, फाइनल डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दोनों एक लीडर्स है ना, बहुत ही पावरफुल लीडर्स है। सिद्धरामैया मास लीडर कहे जाते हैं, उनका अहिंदा वोट बैंक है ना वो बहुत पावरफुल है, और डीसीएम डीके शिव कुमार ओक्कलिगा की प्रोमिनेंट लीडर है। तो इसीलिए अगर दूसरे कोई होते तो शायद वो डिसीजन ले पाते,
जैसे आपने कहा डीके शिव कुमार के ऊपर बहुत केसेस है, वो जी। जेल भी जाकर आए हैं, तो इसलिए डिसीजन लेने में अगर डीके शिव कुमार पहले से ही लॉयल्टी देखी तो उन्हें कर्नाटक में कांग्रेस ट्रबल शूटर ही माना जाता है। कभी भी कांग्रेस पार्टी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम में आए, फंस जाए, चाहे वो स्टेट के मामला हो या अदर स्टेट के जी। मामला हो, हमेशा डीके शिव कुमार आगे रहते हैं। तो लेकिन इसलिए इसमें नंबर गेम क्या कहता है? क्योंकि यहाँ पर नैरेटिव का संकट ज्यादा है, या फिर अगर हम संख्या बल की बात करें, और अगर पार्टी टूटती है तो ज्यादा जो विधायक है वो अगर देखा जाए तो डीके शिव कुमार के पाले से आते हैं। ऐसे में वहां पर एक अनस्टेबल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, उसका खतरा भी मंडरा रहा है कर्नाटक में। यस यस ऑब्वियसली, एक्चुअली अगर सपोर्टर्स के बारे में अगर देखें तो सीएम सिद्धरामैया के उनके पार्टी में थोड़ा सपोर्टर्स ज्यादा है, लेकिन पहले से कंपैरिजन करें तो डीसीएम डीके शिव कुमार को पहले उतना सपोर्ट नहीं थे, लेकिन अभी जो 2.5 साल का एग्रीमेंट का बात आ रहा है, उस दिन से लेकर आज तक डीसीएम डीके शिव कुमार में कैंप के भी बहुत लोग आ चुके हैं। यहाँ पे मागड़ी बालकृष्णा, इकबाल हुसैन और नयना मोटम्मा ऐसे जो शख्स है वो डीसीएम डीके शिव कुमार के बैक फोल्ड है। उन्होंने दिल्ली हाईकमान जाकर वहां पे उन्होंने पुष्टि की है कि जो सत्ता में आने के लिए 130 प्लस सीट जो है इसमें लाने के लिए डीसीएम डीके शिव कुमार की योगदान बहुत है, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। बिल्कुल। तो डीके शिव कुमार भी कहीं भी डायरेक्टली नहीं कहते। और आपने जो संख्या तो के ये बारे तो में साफ पूछा, तौर पर है ज्योति, क्योंकि दो पावर सेंटर जब आपने बना दिए, एक सीएम और एक डेप्यूटी सीएम, और ऐसे में अब जो बैलेंसिंग एक्ट है वो जिम्मेदारी बनती है हाईकमान की, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान उससे नजरें चुराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम जनता को। लेकिन क्या होगा आज पूरे दिन में लगातार जो डेवलपमेंट्स होंगे उस पर हम करेंगे चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अब बात करते हैं चक्रवात दितवा की, जिसकी वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और ये चक्रवात फिलहाल श्रीलंका में तबाही मचा रहा है। इसके प्रभाव की अगर बात की जाए तो आज यानी 29 और 30 नवंबर को सबसे ज्यादा माना जा रहा है। और इसी की वजह से हमने देखा कि मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो श्रीलंका में ये जो चक्रवात दितवा है उसने किस तरह से मुश्किलें बढ़ाई हैं, आइए आपको समझाते हैं। आप इस वीडियो वॉल से भी समझ पा रहे होंगे कि पिछले 48 घंटों में की अगर बात की जाए तो कहर बरपाता हुआ दितवा नजर आ रहा है, और इसी की वजह से लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। करीब 70 लोगों की मौत हुई है पिछले 48 घंटों में। जिस तरह से भयावह हुआ है ये, उसकी वजह से 70 लोगों की जान चली गई, जिसमें 34 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और बड़ा आंकड़ा यह है कि 2 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। बाढ़ के साथ साथ मूसलाधार बारिश से यह तबाही हुई है, और साथ ही साथ क्योंकि आप समझे कि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, ऐसे में जो तेज हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से भी भारी नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड्स की अगर बात की जाए उसकी वजह से भी कई लोग गाल के गाल में समा गए, और कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना की वजह से आप देख सकते हैं कि आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो भूस्खलन से ज्यादातर मौतें हुई हैं, कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना हुई है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ पूर्वी और मध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर देखा गया, और इसीलिए स्कूल बंद और ट्रेन की जो सर्विसेज हैं उनको रोका गया, और कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनके रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा असर जो परिवहन सुविधा है उस पर पड़ता है। अब इससे निपटने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन सागर बंधु, जहां भारत ने श्रीलंका को भेजी है 12 टन मानवीय सहायता। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी से ये राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें आपके पास टेंट, कंबल, स्वच्छता किट और खाने पीने का सामान है। श्रीलंका को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्धता को दोहरा रहा है भारत। और आखिरकार क्योंकि बात यहां पर हमने श्रीलंका की, तो क्या भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है, आइए इसे समझते हैं। तो भारत की ओर दितवा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। साथ ही रेड और ऑरेंज अलर्ट्स जारी करने का मतलब यह है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो दक्षिण भारत के जो तटीय इलाके हैं उनसे टकराने का अनुमान जताया जा रहा है दितवा का। तूफान सीधे तौर पर भारतीय तट से नहीं टकराएगा, लेकिन चक्रवात के रविवार तक चेन्नई पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है।
ऐसे में आज और कल का दिन बहुत क्रूशियल माना जा रहा है। आईएमडी ने प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी और मछुआरों को खास तौर पर 1 दिसंबर तक तटीय इलाकों में ना जाने की सलाह भी दी गई है। एसओपी जो जारी की गई है और अगले 24 से 36 घंटे, जैसा कि मैंने कहा, ये काफी अहम बताए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से दितवा भारत की ओर बढ़ रहा है, तमाम कदम कैसे उठाए जाएंगे और इसका जब हम गंभीर श्रेणी की बात करते हैं कैसे ये मध्यम में पहुंचेगा, ये देखना है। अगले 24 से 36 घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश होने की वजह से किस तरह से जो आवागमन की प्रक्रिया है, यानी जो परिवहन है, उस पर इफेक्ट आना तय है। खासतौर पर जो आपके रोजमर्रा के काम है, इस तरह का जब तूफान आता है तो मुश्किल आती है तेज हवाओं के चलने से। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी कि श्रीलंका में भी इसी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। और जिस तरह से सागर बंधु जो ऑपरेशन चलाया गया है मानवीय मदद के लिए, मानवीय तौर पर श्रीलंका को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता बाला सुब्रमण्यम सीधा चेन्नई से। बाला सुब्रमण्यम, यही जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से जब हम बात करते हैं वहां की जो राज्य सरकार है उसने लोगों को, ताकि कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्या एसओपी जारी की है दितवा से बचने के लिए? तमिलनाडु गवर्नमेंट ये जो तटीय जिलों जहां एक चक्रवात से नुकसान हो सकता है, स्थलों में राहत कार्य के लिए एनडीडीएफ डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स उसको वहां भेजे हैं और अपने कलेक्टरों को जितना जल्दी लोगों को मदद मिलना चाहिए उतना जल्दी मदद दिलवाने के लिए जो भी काम करना है वो काम कीजिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिए हैं जी। और लोगों को चेतावनी भी दी है, घर से बाहर मत आइए, लॉन्ग जर्नी पर मत जाइए, ऐसा चेतावनी जो ये समय पे देते हैं उस समय पर वो चेतावनी भी दिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाला सुब्रमण्यम इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे इमरान खान को लेकर। जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद का स्वागत। बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसके अस्तित्व में आने के बाद से हमने देखा कि उसकी सियासत पर फौज का साया हमेशा हावी रहा। जब कभी भी सेना को लगा कि उसका रुतबा कम हो रहा है, तब उसने तख्ता पलटकर सत्ता की बागडोर हथिया ली। पाकिस्तान में फौज और हुकूमत के बीच तल्खियां नई नहीं है, लेकिन इमरान खान और जनरल मुनीर के बीच जो एक कड़वाहट है और ऐसी खुली दुश्मनी पहले कभी देखी नहीं गई। और अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान जिंदा हैं, और अगर
जिस तरह से उनकी जो बहन है, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इमरान को कुछ भी होता है तो पाकिस्तान की हुकूमत की खैर नहीं, ये दो टूक कही गई है इमरान के परिवार द्वारा। और इसीलिए अगर उन्हें कुछ होता है तो पाकिस्तान में तबाही आएगी, जलजला आएगा। आइए समझते हैं इस सब पूरे मुद्दे को कि आखिरकार इमरान खान की जब हम बात करते हैं तो क्यों धमकी देने पर आमादा है उनका परिवार। तो शहबाज मुनीर को खुली धमकी है, खरी खरी सुनाई है इमरान खान की बहन ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो चिंताजनक हैं और साथ ही साथ मुनीर का शासन जो है उसे हिटलर से कंपेयर किया कि बल्कि उसके शासन से भी बदतर करार दिया उन्होंने। पाकिस्तान में लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहे, ऐसा उनका मानना है। और नौरीन नियाजी ने यह भी पाकिस्तान सरकार को एक वार्निंग दी है कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो इनमें से कुछ और कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इमरान के समर्थन में पूरी पाकिस्तानी आवाम है। और कैसे समर्थन में उतर कर आए हैं पीटीआई के सांसद इमरान के लिए, आइए वो भी आपको बताते हैं कि सांसदों की अगर मैं बात करूं तो शहबाज सरकार को धमकी है लगातार, क्योंकि इमरान खान के सच को जानना चाहते हैं उनके समर्थक। सच बताए सरकार कि आखिरकार इमरान खान ठीक है या नहीं, या वो जेल में है तो किस कदर उनके हालात है। अगर सच नहीं बताया जाता तो सदन नहीं चलने दिया जाएगा। इमरान की हेल्थ को लेकर सरकार से जवाब तलब किया गया है, अपडेट मांगा गया है। और इमरान की नजरबंदी संयुक्त राष्ट्र मानक जो हैं उनका खुला उल्लंघन है भाई। और अधिकारी जो हैं, परिवार के सदस्यों जो वो लगातार अधिकारियों से मुलाकात की मांग कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्हें मुलाकात क्यों उनसे मुलाकात करने दी नहीं जा रही है। ऐसे में अगर शहबाज शरीफ के कार्यकाल को समझने, वो भी ग्राफिक्स में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा मुद्दा है उसमें शहबाज सरकार की जो मनमानी है, वो पाकिस्तानी प्रशासन जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी वो नहीं मान रहे। ऐसे में अब हमारे पास कोई रास्ता या विकल्प नहीं बचता, ये कहना है इमरान खान की बहन का। उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ है और जेल के बाहर तैनात जो एसएचओ भी हैं वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता। वो कहता है कि मैं मजबूर हूं, ऑर्डर कहीं ऊपर से आ रहे हैं। ये लोग ना तो कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं, ना कानून के मुताबिक चल रहे हैं। इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और उनके पास कैदी के अधिकार बने। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे का। अक्षय, जिन कानूनों का रोना इमरान खान की बहन रो रही हैं, कानून और पाकिस्तान ये तो दो अलग अलग लॉगर हेड्स हैं। और ऐसे में क्या इमरान खान को जो कैदी के अधिकार तो छोड़िए, ये सरकार ये मानने को भी तैयार नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर उनसे मिलने दिया जाए। बिल्कुल आंचल, आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठाई है कि कानून की जो बात हो रही है पाकिस्तान में केवल एक कानून चलता है, वो है फौज का कानून। यानी कि फौज और आईएसआई मिलके वहां पर जो फैसला ले वही आखिरी कानून होता है। वहां पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज अब है ही नहीं। हमने लगातार देखा है कि किस तरह से तख्ता पलट वहां पर होते रहे। जब भी फौज को किस तरह की समस्या होती है, या तो सरकार पलटवा देती है या फिर खुद ही आकर शासन में आकर बैठ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में इतनी करारी हार के बावजूद आसिम मुनीर ने अपने आप को खुद प्रमोट कर दिया। तो इस चीज को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि वहां पर एक तरह से ऑटोक्रेसी चल रही है। और इसी कारण से जो एक खतरा फौज के लिए है वो है इमरान खान। इमरान खान खुद दूध के धुले हुए नहीं है। उन्होंने भी अपने टाइम में काफी ज्यादा जातियां की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों के खिलाफ काफी ज्यादा जातियां उनकी तरफ से हुई थी। और ऐसे में वो भी दूध के धुले नहीं है, करप्ट आदमी है। लेकिन जिस तरह से दमन वहां पर डेमोक्रेसी का किया जा रहा है और कानून को दरकिनार कर दिया गया है, उसको देखते हुए साफ एक चीज दिख रही है। एक डर और भी तो है ना अक्षय कि अगर जेल से बाहर आते हैं इमरान खान तो चुनाव करवाएंगे, और ये डर मुनीर को कहीं ना कहीं अंदर अंदर खाया जा रहा है। और एक जमाने में इन दोनों की दोस्ती का डंका पूरे पाकिस्तान में गूंजा करता था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की जो सरकार वहां पर है वो फौज की कठपुतली बनी हुई है। फौज जैसा कहती है शहबाज शरीफ की सरकार वैसा ही करती है। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा हो या ना हो, और खास तौर पे जब पिछले पीटीआई के जो प्रोटेस्ट हुए थे वो फौज के जनरल्स के खिलाफ हुए थे, तो ऐसे में एक खतरा फौज इमरान खान को मानती है। तो एक चीज साफ है कि जो भी एक्शन इमरान खान के खिलाफ लिया जा रहा है वो इस वजह से नहीं लिया जा रहा कि वो केवल करप्ट है। करप्ट तो वो है ही, लेकिन वो इस वजह से लिया जा रहा है कि वो एक फौज के लिए खतरा है। और डेमोक्रेसी अब एक तरह से वापस रिवाइव करने की वहां पर वो कोशिश कर सकते हैं, एटलीस्ट इलेक्शन दोबारा करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे में टसल फौज के साथ हो सकता है। तो ऐसे में फौज उनको किसी भी हालत
सूरत में बाहर नहीं आने देना चाहती। लेकिन जिस तरह से इमरान खान की बहन ने खुली धमकी दी, लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत मौजूद है अक्षय की, क्या इमरान खान जिंदा हैं भी या नहीं? क्या कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ज्यादती जेल में तो नहीं की जा रही? इसके लिए किस तरह की अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच की बात की जाए, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की बात की जाए, इमरान का परिवार कर सकता है? देखिए, तरीके अगर कानून के हिसाब से बात की जाए तो है, लेकिन वो तभी कारगर हो पाते अगर वहां पर एक फंक्शनल सोसाइटी होती। तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो जिंदा है भी या नहीं है। लेकिन इन सभी के ऊपर फैसला केवल और केवल फौज ले पाएगी। वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात हमेशा लगे रहते हैं, यानी कि फौज जब तक अलाउ ना करे, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी इमरान खान का परिवार कोई भी गारंटी, कोई भी प्रूफ उस जेल के अंदर से नहीं ले पाएगा। और ये चीज हमको पता है, ये चीज इमरान खान के परिवार को भी पता है। तो देखने वाली चीज ये रहेगी कि क्या इमरान खान घुटने टेकते हैं फौज के आगे, किस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, तभी बिल्कुल। तो क्या ये तो साफ मान सकते हैं? अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ऐसा आए कि सब कुछ बदल जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ना तो शहबाज शरीफ हैं और इमरान खान के अगर हम देखें तो उनके कारनामे भी अपने आप में नापाक रहे हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल डावाडोल है और जमहूरियत कायम करने की जो लगातार कोशिशें वहां पर की जाती हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं। और फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब 2 बजे कुछ और नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।